अब साफ जाहिर है कि ये ट्रेन केवल बीजेपी के वोटर्स को ले जा रही थी करनाल से। तो ये उदाहरण आपके सामने अभी आपको दिखाया जाएगा और उसका पैसा बीजेपी दे रही थी। करनाल रेलवे स्टेशन से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं, बिहारी हैं, वो बिहार जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? बिहार जा रहे हो? भारतीय जनता पार्टी भेज रही है। टिकट किसने कटवाई है? बीजेपी ने टिकट कटवाई है। बिहार असेंबली इंतखाबात के नतीजे अब वाज़ेह होते जा रहे हैं। जो तस्वीर सामने आई है वो इंतहाई हैरानकुन तस्वीर है। शायद कि इसकी उम्मीद खुद बीजेपी को हो सकती रही हो अंदरूनी खाना, लेकिन किसी भी और पार्टी को ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के नतीजे जाएंगे। क्या कोई सियासी जमात 101 सीट पर इंतखाब लड़े और 95 सीटों पर जीत जाए, ये अपने आप में हैरान हो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी जीत एनडीए को क्यों हासिल हुई? कांग्रेस जो कई महीनों पहले से मेहनत कर रही थी, वो सिर्फ 1 सीट तक महदूद होते जा रही है। और खुद आरजेडी के जो कैंडिडेट थे, सीएम फेस के जो कैंडिडेट थे, जिसके लिए पूरी कुव्वत उन्होंने लगाया कि मुझे सीएम फेस बना दिया जाए, वो खुद इस वक्त हारने की पोजीशन में है। पीछे 8000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये कई बिहार इंतखाबात, ये कहा जा सकता है कि आरजेडी और कांग्रेस के लिए 2010 से ज्यादा झटके वाला इंतखाब है। मैंने कई लीडरों से बातचीत की, कई लीडरों ने कहा कि ये भूकंप आया है पार्टी के अंदर, झटका है। इसकी क्या वजूहात हैं? आखिर इतनी बड़ी हार की तरफ आरजेडी क्यों बढ़ गई है? खुद जब टिकट का बंटवारा शुरू हो रहा था, नॉमिनेशन के पहले दिन थे, मैं मगध गया था। मगध से होते हुए पटना होते हुए मिथिलांचल के बाद फिर सीमांचल का दौरा किया। मुझे ये एहसास था कि तेजस्वी यादव इस मर्तबा सीएम नहीं बन पाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि जो नतीजे आएंगे वो नतीजा 2020 के इंतखाबात के ही जैसे नतीजे होंगे। अगर तेजस्वी यादव के हक में फिजा हमवार नहीं है, तो नीतीश कुमार बीजेपी के हक में भी कोई वोटरों में उत्साह नहीं है। ये मेरा अपना कैलकुलेशन था, लेकिन मैं खुद अपने कैलकुलेशन में नाकाम होता हुआ नजर आ रहा हूँ। सरकार तो बन रही, यहाँ तक तो मैं सही था, लेकिन मेरे जो अंदाजे थे कि कोई फिजा नहीं है, कोई जोशो खरोश नहीं है। लोग बता भी रहे थे कि बिहार के वोटरों में इस मरतबा जोशो खरोश नहीं है। आप बंगाल में, अब मैं बंगाल में हूँ, अगर बंगाल किसी ने बंगाल का इलेक्शन देखा है और अगर वो बिहार का इलेक्शन देख लेता तो लगता कि बिहार में इलेक्शन ही नहीं हो रहा है। जलसे जुलूस तो हो रहे थे, लेकिन कहीं भी झंडे, बैनर, पोस्टर कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। ये बिहार के इलेक्शन की खूबी थी। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी शिकस्त की तरफ क्यों बढ़ गई? मुझे 10 चीजें जो बात समझ में आती है, मैं आपको धीरे धीरे बताना चाहता हूँ। 10 पॉइंट। पहला पॉइंट ये है कि इस मर्तबा गुज़िश्ता कई सालों से बिहार में मुस्लिम वोटरों के दौर में, मुसलमानों में आरजेडी और कांग्रेस को लेकर नाराजगी है। और मुसलमानों के एहसासात हैं कि जो MY समीकरण की जो बात की जाती है, ये जो यादव वोटर्स हैं, जब मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं तो उस वक्त ये यादव वोट मजहबी शनाख्त पाया जाते हैं। मुसलमान तो 100% यादव कैंडिडेट को वोट देते हैं, लेकिन यादव वोटर्स जब मुस्लिम कैंडिडेट हो तो उनका 70 और 80% वोट भी मुसलमान की तरफ नहीं जाता है। तो ये जो MY समीकरण था, MY समीकरण को बहुत ज्यादा मुसलमानों में ये था, बल्कि मुसलमान आरजेडी के साथ खड़े होने को अपनी मजबूरी समझ रहे थे। और 2019 की पॉलिटिक्स के बाद से ही, या 2019 के बाद से ही सीमांचल के इलाके में असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी, गरचे उन्हें 5-6 सीट जिता देती हो, लेकिन ओवैसी साहब ने इस सवाल को, मुस्लिम लीडरशिप के सवाल को इतना बड़ा कर दिया है कि मुसलमानों के सामने ये बड़ा सवाल बन गया कि हमें क्या सवाल आना है। क्या बिहार में एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो मुस्लिम मुखालिफ तो हो, लेकिन 5-6 MIM के MP हो, MLA हो? इस तरह की बुनियादी। अब मैं सीमांचल के इलाके में था,
ओवैसी की कई रैलियों में पीछे खड़े होकर सुनने की कोशिश की, नौजवानों से बात करने की कोशिश की। सब नौजवानों में ये सारे नौजवानों से मैंने पूछा कि आप इमाम को क्यों वोट दे रहे हैं? मुस्लिम लीडरशिप की बात कर रहे थे। इस समस्या बनाता है कि सियासत में कोई एक कम्युनिटी, एक मजहबी कम्युनिटी अपनी लीडरशिप के नाम पर कितने सालों तक सर्वाइव कर सकती है। तो पहली वजह यह है कि मुस्लिम वोटरों में आरजेडी को लेकर इत्मीनान का माहौल नहीं था। दूसरी अहम बात यह कि टिकट का बंटवारा जिस तरह से आरजेडी कर रही थी, इलेक्शन के नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक ये मालूम नहीं हो रहा था कि यहां पर किस इत्तेहाद का, कांग्रेस का, आरजेडी का, किस इत्तेहाद का गलबा है, कौन उम्मीदवार ऑफिशियली उम्मीदवार है। और महागठबंधन का रूपरेखा कई सालों से तय होने के बावजूद भी टिकट की तकसीम में कोई संतुलन नहीं था। आरजेडी उसको नकारते हुए आ रही थी और कांग्रेस को किसी को अहमियत देने को तैयार नहीं थी। ये दो। तीसरी वजूहात, साहनी का डिप्टी सीएम के तौर पर ऐलान करना भी ये बहुत बड़ा झटका था मुस्लिम वोटरों के लिए। और इस सवाल को बीजेपी ने और आरजेडी जनता दल यू ने बड़ा बना दिया कि बिहार में 2% वाले चेहरे को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, तो क्या 18% मुस्लिम वोटर को डिप्टी सीएम नहीं बनाया जा सकता है? तो ये सवाल इतना बड़ा हुआ कि कई जगह आप देखेंगे, हम बारी बारी अपनी अगली वीडियो में बतलाएंगे कि सीमांचल जहां 25 सीटें हैं, वहां पर आप देखें कि किशनगंज के ठाकुरगंज सीट पे जनता दल यू की अग्रवाल की जीत होने जा रही है। खुद किशनगंज में कांग्रेस के कैंडिडेट को जीतने में बड़ी मेहनत का सामना करना पड़ा है। तब किशनगंज जहां मुसलमानों की आबादी 70% है, वहां के 4 हल्के में से एक सीट पर अगर महागठ एनडीए जीत रही है तो ये किसका कमाल है? इसे आप कटिहार चले जाइए, कटिहार में भी मुस्लिम इलाके की सीटों पे जनता दल यू के कैंडिडेट को आगे बढ़े। खुद जनता दल यू के जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं, अररिया से शगुफ्ता अजीम जीतते हुए नजर आ रही है। ये बुनियादी सवाल है कि साहनी को सीएम का चेहरा बनाने के बाद मुसलमानों में ये था। तीसरा अहम फैक्टर जो था कि महागठबंधन के आपस में तालमेल की बहुत ज्यादा कमी थी। तेजस्वी यादव के चेहरे में कि उनकी मैं 2 रैली कवर किया हूं, उनके चेहरे से में एतमाद की कमी थी। बहुत ही मुख्तसर सीमांचल में कवर किया तो ये रैली नहीं थी। तीसरा जो अहम फैक्टर जो मुझे समझ में आता है कि बिहार का जो इंतखाब है वो हिंदुत्व के बुनियाद पर नहीं लड़ा गया था, लेकिन जाति समीकरण का इलेक्शन था। और बीजेपी ने और नीतीश कुमार की इंजीनियरिंग ने अपर कास्ट और गैर यादव लोअर कास्ट बैकवर्ड क्लासेस को मिला दिया और दलित वोट भी पासवान और जीतनराम मांझी की वजह से ये बन गया। मुझे जहां तक एहसास है, अगर कांग्रेस के जो स्टेट सदर हैं उनको अगर डिप्टी सीएम का चेहरा बना दिया जाता तो शायद के ज्यादा फायदा हो सकता था बनिस्बत साहनी के। साहनी की शख्सियत में कोई करिश्माती शख्सियत नहीं है, वो सिर्फ अपनी जात की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मुकेश साहनी के वो बड़ा बना देना, तो एक ये भी एक फैक्टर था। तीसरा फैक्टर अब मुझे जो आखिरी फैक्टर जो नजर आता है कि इस आयात, अब एक रिपोर्ट है मेरे सामने, उस रिपोर्ट को देखें कि 6 अक्टूबर से लेकर पहले मरहले की जो पोलिंग हुई है 4 नवंबर को, 6 नवंबर को, 6 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर के दरमियान 3 लाख वोटरों का इजाफा कर दिया गया। ये कैसे हुआ? जब इलेक्शन कमीशन जिस तारीख को ऐलान कर रहा था, ये वोटर कहां से आए? तो एक तरफ 58 लाख लोगों का नाम खारिज करना, फिर 12 लाख नए वोटरों का आना। अब हम सब देखते हैं कि कई बीजेपी लीडर जिन्होंने हरियाणा में वोट दिया था, जिन्होंने दिल्ली में वोट दिया था असेंबली इलेक्शन में, वो बिहार में आके इलेक्शन वोट दिए। उनके कुछ नामचीन चेहरों के नाम सामने आ गए। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि जो लोग नामचीन नहीं है उनकी तादाद कितनी थी?
ये सवाल इसलिए बड़ा होता है कि कपिल सिब्बल ने गुज़िश्ता दिनों ये ट्वीट करके बतलाया कि हरियाणा से कितने अचानक ट्रेन भर भर के बिहार में वोटरों को भेजा जा रहा है। ये कौन वोटर्स थे? कोई जवाब नहीं देंगे। और अब साफ जाहिर है कि ये ट्रेन केवल बीजेपी के वोटर्स को ले जा रही थी करनाल से। तो ये उदाहरण आपके सामने अभी आपको दिखाया जाएगा। और उसका पैसा बीजेपी दे रही थी, वो खुद कहते हैं। और साथ साथ में वो ये भी कहते हैं कि ये सैनी जी भिजवा रहे हैं हमें। तो आप ये वीडियो सुनिए। ये देखिए भाई, भाजपा पार्टी जो है ट्रेन भर के जो है बिहारियों की वो बिहार भेजा जा रहा है। ये देखिए किस तरह से सभी ने पटके, देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो पटके हैं वो डाले हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, करनाल रेलवे स्टेशन से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं बिहारी हैं वो बिहार जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? बिहार जा रहे हो? भारतीय जनता पार्टी भेज रही है। टिकट किसने कटवाई है? बीजेपी ने टिकट कटवाई है। सभी की टिकट बीजेपी ने कटवाई है। क्या करने जा रहे हो? वोट डालने जा रहे हो। तेजस्वी यादव के पास, कांग्रेस के पास, साहनी के पास आदमी नहीं थे, उनके पास ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर इतना बड़ा नहीं है कि इस तरह के जाली बोगस वोटरों का पता लगा सके। ये चंद बुनियादी जो वजूहात हैं जो मुझे समझ में आती है, जो मैंने आपके सामने रखा। और मुझे उम्मीद है कि ये जो इलेक्शन है बिहार की सियासत ही नहीं, मुल्क की सियासत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। नीतीश कुमार की पार्टी तो बड़ी बनकर तो आ गई है, लेकिन जिस तादाद में बीजेपी बड़ी पार्टी बनी, 95 सीट जीतकर 21 सीट के करीब या 19 सीट के करीब, अभी जो आगे पीछे हो रहा है, रामविलास पासवान 5 सीट, जीता मांझी इसे 4 सीट, जो समीकरण बन रहा है। तो ऐसा भी समीकरण बन रहा है कि नीतीश कुमार के बगैर बीजेपी बिहार में हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर बिहार जो है मंडल से कमंडल की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। क्या यही बुनियादी सवाल है इस नताइज के, इस बिहार इलेक्शन के नतीजे में? जो सवाल सबसे बड़ा उभर कर आया है कि क्या बिहार मंडल की सियासत से निकलकर कमंडल की तरफ बढ़ रहा है? यही आज की बड़ी सबसे बड़ी हेडलाइन है। बहुत बहुत शुक्रिया।